समरपुर नाम के गांव में बिंदिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता का गांव में अपना एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिस पर वो खेती करके उस पर उगी फसल को बाजार में बेचा करते थे। उन पैसों से ही वो अपना घर चलाया करते थे। भले ही वो लोग गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी बिंदिया को शुरू से ही अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया था, ताकि उनकी बेटी पढ़ लिख कर खूब कामयाब हो सके। बिंदिया, ये ले तेरे खाने का डब्बा। आज मैंने खाने में तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। माँ, तुमने शीतल और गरिमा के लिए भी आलू के पराठे पैक किए हैं ना? तुम जानती हो ना उन दोनों को तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे कितने पसंद है। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उन दोनों को मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है। तो चिंता मत कर, मैंने तुम तीनों के लिए पराठे बनाए हैं। बिंदिया अपना बैग और खाने का डब्बा लेकर स्कूल की ओर निकल जाती है। स्कूल पहुंचते ही वो अपने दोनों सहेलियों के पास जाकर बैठ जाती है। हम दोनों कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। आज इतनी देर कैसे हो गई तुझे स्कूल आने में? तुझे पता है ना, सुबह सुबह में स्कूल में खेलना भी होता है। आज तेरे चक्कर में हम दोनों भी नहीं खेल पाए। अरे अरे, तुम दोनों गुस्सा करना बंद करो। अगर मैंने ये बता दिया ना कि आज मुझे स्कूल आने में क्यों देर हो गई, तो तुम दोनों का गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। अच्छा, तो फिर बता कि तुझे आज स्कूल आने में देर कैसे हो गई। इसी वजह से आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अब बताओ, आलू के पराठों का नाम सुनकर तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ या नहीं? वैसे अच्छा हुआ कि आंटी ने आज हमारे लिए आलू के पराठे बना दिए, वरना हमारे गुस्से से आज तुझे कोई नहीं बचा पाता। वो तीनों एक साथ बैठकर अच्छी तरह पढ़ाई करती है। तभी लंच होते ही तीनों हाथ धोकर अपने अपने खाने का डब्बा निकालकर बैठ जाती है। आज हम लोग अपना खाना बाद में खाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये आलू के पराठे खाएंगे। इतने दिनों से हमने आंटी के हाथ के आलू के पराठे नहीं खाए। वो तीनों एक साथ बैठकर लंच कर ही रही थी कि तभी क्लास की कुछ लड़कियां वहां पर आती है। तुम दोनों हमारी तरह इतने अच्छे घर से आती हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इस गरीब के साथ खाना खाने में शर्म नहीं आती? तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारा अपना कोई स्टैंडर्ड है और इस गरीब का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तुम लोग ये सब क्या बोलती जा रही हो? तुमसे किसी ने पूछा है क्या, जो आकर यहाँ अपना मुफ्त का ज्ञान बांट रही हो? किसी ने तुमसे कोई राय भी नहीं मांगी, इसलिए तुम्हें अपनी राय देनी भी नहीं चाहिए। बात रही हमारी और बिंदिया की दोस्ती की, तो इस दोस्ती का मुकाबला तुम लोग कभी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे फटे में टांग गड़ाना बंद करो और निकलो यहाँ से। अरे, सुना नहीं क्या तुमने? शीतल ने अभी बोला ना कि निकलो यहाँ से, तो निकलो। हाँ हाँ, जा रही हूँ। वैसे भी अब तुम लोगों के साथ बात करने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। शीतल उन्हें खरी खोटी सुनाकर वहां से भगा देती है। तभी शीतल बिंदिया और गरिमा से कहती है, सुनो, तुम्हें याद है ना कि कल मेरा बर्थडे है और कल संडे है, तो स्कूल में तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी। इसलिए तुम दोनों को मेरी बर्थडे पार्टी के लिए मेरे घर पर आना होगा। देखो बिंदिया, मैं तुम्हें पहले ही कह देती हूँ, तुम पिछली बार भी मेरे घर पर मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आई थी, लेकिन अगर इस बार तुम मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आई तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊंगी। देख लेना, फिर मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी। तू तो बस बात बात पर मुझसे नाराज होने के लिए तैयार ही बैठी रहती है। छुट्टी के बाद सब स्कूल से घर आ जाते हैं। अगले दिन बिंदिया शीतल की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। मेरे कपड़े ठीक तो लग रहे हैं ना माँ? हाँ बेटा, तू और तेरे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये ले, मैंने शीतल के जन्मदिन के लिए अपने हाथों से मिठाई बनाई है, तो उसे ये दे देना। उसे मेरे हाथ की गुजिया बहुत पसंद है ना, तो मैंने खास उसके लिए ये बनाई है। अरे वाह माँ, तुमने शीतल के लिए गुजिया बनाई है। मैं जैसे ही उसे ये बात बताऊंगी ना, तो देखना वो कितनी खुश हो जाएगी। उसे तुम्हारे हाथ की गुजिया बहुत ही पसंद है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। बिंदिया शीतल के लिए एक डब्बा गुजिया पैक करके उसके घर ले जाती है। वहां पर उनके घर पर और भी मेहमान आए हुए थे, जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और शीतल के लिए बहुत अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आए थे। बिंदिया ने जब उन सबके कपड़ों को देखा तो वो एक बार अपने कपड़ों को देखने लगी। यहाँ पर तो सभी लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं। अगर यहाँ पर सबको पता चल गया कि मैं शीतल की दोस्त हूँ, तो कहीं मेरी वजह से शीतल की बेइज्जती ना हो जाए। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अरे बिंदिया, मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ, तू कहाँ पर रह गई थी? चल जल्दी से इधर आओ।
तू और गरिमा दोनों मिलकर मेरा केक कटवाओ। तुम दोनों के चक्कर में मैंने अभी तक केक भी नहीं काटा। अरे शीतल बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बर्थडे का केक तो वही काटता है ना जिसका बर्थडे होता है। बिंदिया को तुम्हारे साथ केक कट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो गरिमा के साथ अपना केक कट कर सकती हो। लेकिन मम्मी, अगर गरिमा मेरे साथ केक कट कर सकती है तो फिर बिंदिया भी तो मेरे साथ केक कट कर सकती है ना? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। मैं तो इन दोनों के साथ ही केक कटवाऊंगी। आ जाओ बिंदिया। शीतल जिद करके बिंदिया और गरिमा के साथ केक कट कर लेती है, लेकिन बिंदिया गरीब थी। इस वजह से उन दोनों के माता पिता बिंदिया को अपने घर में लाना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उन्हें अपनी बेटियों की बिंदिया के साथ दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। केक कट करने के बाद शीतल और गरिमा की मम्मी उन्हें कमरे में ले गई। मैंने तुम्हें मना किया था ना शीतल कि तुम उसके साथ केक नहीं काटोगी, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अरे आप ही नहीं, मैं भी गरिमा को कितनी बार उस बिंदिया के साथ रहने के लिए मना करती हूँ, लेकिन फिर भी न जाने इन दोनों को उसके अंदर ऐसा क्या दिखाई देता है कि हर जगह उसे अपने साथ लेकर फिरती रहती है। अगर तुम्हें दोस्ती करनी है तो अपने बराबरी के लोगों में क्यों नहीं करती? ऐसे गरीब लोगों से हम जैसे अमीर लोगों की दोस्ती नहीं होती। तुमने भी सुना नहीं ना शीतल, ज्योति आंटी ने क्या कहा? आज के बाद मुझे तुम बिंदिया के साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए, वरना अगर मुझे स्कूल से भी ये पता लगा कि तुम उसके साथ रहती हो तो मैं तुम्हारा स्कूल ही चेंज करवा दूंगी। लेकिन मम्मी, ये भला क्या बात हुई? दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अमीरी गरीबी में इतना भेदभाव क्यों किया जाता है। बिंदिया हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, हम उसके बिना नहीं रह सकते। बिंदिया केक कट करने के बाद शीतल को उसका गिफ्ट देना भूल गई थी, इसलिए वो उसको गिफ्ट देने के लिए उसके कमरे में आई थी। लेकिन जब उसने ये सब बातें सुनी तो उसके हाथों से गुजिया का डब्बा नीचे गिर गया, जिसकी आवाज से सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। अरे बिंदिया, तुम यहाँ पर कब आई? वो तो बस मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना भूल गई थी। माँ ने तुम्हारे लिए गुजिया बनाकर भेजी थी तो वही देने आई थी। मैं इसे बाहर टेबल पर रख देती हूँ, मुझे घर जाने में देर हो गई तो मैं जाती हूँ। बिंदिया को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो गुजिया का डब्बा बाहर टेबल पर रखकर जल्दी से अपने घर चली जाती है। वो पूरे रास्ते रोते हुए अपने घर पर जाती है। स्कूल में उसका ये साल पूरा हो चुका था, इसलिए वो अपने पिताजी से कहकर अपना स्कूल बदलवा लेती है। लेकिन वो जानती थी कि गरिमा और शीतल कभी उससे बात करनी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके घर वाले उनका स्कूल बदलवा देंगे। बिंदिया ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने आप पापा से कहकर खुद ही अपना स्कूल बदल लिया। स्कूल बदलने के बाद बिंदिया कभी उनके घर नहीं गई। उन दोनों के घर वालों ने कभी उन्हें बिंदिया से मिलने उसके घर भी नहीं आने दिया। इसी तरह समय बीतता गया और वो तीनों अब बड़ी हो गई। एक दिन गरिमा और शीतल शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रही थी, तभी एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। इस समय बिंदिया भी उसी रास्ते पर से गुजर रही थी। जब उसने उन दोनों को इस तरह सड़क पर पड़े हुए देखा तो वो जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गई। देखिए, उन दोनों का खून काफी बह चुका है, इसीलिए हमें उन्हें अर्जेंटली खून चढ़ाना होगा। लेकिन आप दोनों का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, इसीलिए हमें उनके लिए 2 अलग अलग डोनर चाहिए। या फिर अगर किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव हो तो उनका खून दोनों को दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, मैं उन्हें खून दे सकती हूँ। डॉक्टर साहब, हमें उन दोनों के लिए सिर्फ खून की जरूरत नहीं, बल्कि उन लड़कियों में से एक लड़की के लिए एक लीवर डोनर की भी जरूरत है, क्योंकि एक्सीडेंट में लड़की का लिवर डैमेज हो गया है। ओह माय गॉड! आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से हमारे साथ चलिए। सिस्टर, तुम इन दोनों के पेरेंट्स को जल्दी से इन्फॉर्म कर दो। डॉक्टर बिंदिया को अंदर लेकर जाते हैं। तभी कुछ देर बाद उन दोनों के घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? उन दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, मेरी गरिमा कैसी है? देखिए, अब वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर आपको इस बात के लिए किसी का शुक्रिया अदा करना है तो इस लड़की का करना चाहिए, क्योंकि इसने ही उन दोनों को अपना ब्लड डोनेट किया। और तो और आपकी बेटी शीतल को अपना लीवर भी डोनेट किया, वरना हमारे लिए उन दोनों को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। वो दोनों जैसे ही बिंदिया को देखती है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिस बिंदिया से उन्होंने हमेशा इतनी नफरत की, आज उसी बिंदिया ने उन दोनों की बेटियों यानी कि अपनी दोनों सहेलियों की जान बचाई थी। ये देखकर वो दोनों बहुत शर्मिंदा हुई।
तुम तो वही बिंदिया हो ना जिसे मैं अपने घर में भी नहीं आने देती थी। मैं जानती हूँ कि उस दिन तुमने हमारी बातें सुन ली थी, इसलिए स्कूल आना बंद कर दिया। हमारी वजह से तुम तीनों अलग हो गई, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपनी दोस्ती पर जरा भी आंच नहीं आने दी। तुमने इतने सालों बाद भी अपनी दोस्ती को निभाया। मुझे माफ कर दो बिंदिया, जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। हाँ बिंदिया, मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर आज तुम नहीं होती तो न जाने हम दोनों की बेटियों के साथ क्या होता। तुम जैसी दोस्त ने ही आज उन दोनों की जान बचाई। मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। कोई बात नहीं आंटी जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप तो बस अपनी बेटियों का भला ही सोच रही थी। मैं भले ही उन दोनों से दूर हो गई, लेकिन उनके लिए मेरे मन में आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले हुआ करता था। सालों तक अपनों से दूर रहने से उनके लिए हमारे मन में प्यार कभी खत्म नहीं होता। कुछ दिन बाद जब उन दोनों को होश आता है तो वो बिंदिया को अपने सामने देखकर बहुत खुश होते हैं। ये जानकर कि बिंदिया ने ही उन दोनों की जान बचाई है, उन दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिंदिया को अपने गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद वो तीनों अब फिर से एक हो जाती है और अब कोई भी उन्हें फिर कभी अलग नहीं कर पाता। आओ बहू आओ, तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। शांति अपनी बहू का अपने घर में स्वागत करती है। आज मधु का उसके ससुराल में पहला दिन था। तभी उसकी सास उससे कहती है, बहू आज शादी के बाद ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए यहाँ पर आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो सभी के लिए छोले पूरी और मूंग दाल का हलवा बना लो। हम सभी को ये खाना बहुत पसंद है। जी माँ जी। अब शांति ने अपनी नई नवेली बहू को ये सब बनाने को बोल तो दिया, लेकिन उसकी बहू ने तो शादी से पहले अपने मायके में नूडल्स के सिवा और कुछ बनाया ही नहीं, तो इतना सारा खाना अब वो कैसे बनाए। हे भगवान, माँ ठीक ही कहती थी कि थोड़ा खाना बनाना सीख ले, ससुराल जाएगी तो क्या करेगी। अगर पहले माँ की बात मान ली होती तो आज इस तरह नहीं फंसती। अब माँ जी ने तो मुझे ये छोले पूरी और मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए बोल दिया, लेकिन मुझे तो इन सब में से कुछ भी बनाना नहीं आता। एक काम करती हूँ, इंटरनेट पर रेसिपीज देखती हूँ। आजकल तो वैसे भी सब ऑनलाइन रेसिपीज देखकर ही खाना बनाते हैं। ये सोचकर मधु ऑनलाइन रेसिपीज सर्च करने लगती है, लेकिन एक डिश के लिए इतनी सारी वीडियोस उसके सामने आ जाती है कि वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। हे भगवान, इतनी सारी वीडियो और हर वीडियो में खाना बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब इनमें से मैं कौन से वीडियो देखकर खाना बनाऊं? एक काम करती हूँ, जिसको लोगों ने सबसे ज़्यादा लाइक किया है वही बना देती हूँ। मधु छोले की वीडियो पर सबसे ज़्यादा लाइक देखकर साउथ इंडियन स्टाइल के छोले बनाने लगती है, जिसमें नारियल का दूध डाला गया था। मैं तो इतने सालों से मम्मी के हाथ के छोले खा रही हूँ, लेकिन आज तक कभी पता ही नहीं चला कि छोले में नारियल का दूध भी पड़ता है। लेकिन अब नारियल कहाँ से लेकर आऊँ? किचन में ही हलवे के अंदर डालने के लिए मधु की सास ने नारियल लाकर रखा था, तो मधु का ध्यान उस नारियल पर जाता है। अरे हाँ, ये रखा नारियल। मम्मी जी ने पहले ही छोले बनाने के लिए नारियल लाकर रख दिया था। अच्छा हुआ जो मैंने ये रेसिपी देख ली, वरना दूसरी रेसिपी देखकर अगर मैं बिना नारियल वाले छोले बना देती तो सब मेरे बारे में क्या सोचते कि इसे तो छोले बनाने भी नहीं आते। मधु जैसे तैसे करके टमाटर प्याज के मसाले के साथ नारियल को पीसकर तैयार करती है। वो उस मसाले से छोले बनाती है और वीडियो में देखकर उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ भी डाल देती है। अरे, इसने तो छोले की सब्जी के अंदर इमली का पानी भी डाला है, लेकिन घर पर तो इमली है ही नहीं। लगता है माँ जी इमली लाना भूल गई होगी। एक काम करती हूँ, इमली की जगह छोले में नींबू डाल देती हूँ। इसने छोले के अंदर आधा कटोरी इमली का पानी डाला है, तो मैं आधा कटोरी नींबू का रस डाल देती हूँ। ये सोचकर मधु सब्जी के अंदर आधा कटोरी नींबू का रस मिला देती है। चलो, सब्जी तो तैयार हो गई, एक बार चख कर देख लेती हूँ। लेकिन सबको खिलाने से पहले मैं तो इसे चख कर देख भी नहीं सकती।
यहाँ पर ये रिवाज भी अलग ही है। चलो कोई बात नहीं, मैं सब्जी चक्कर नहीं देख सकती तो क्या हुआ, वैसे भी मैंने सब्जी इंटरनेट से देखकर बनाई है तो अच्छी ही बनी होगी। सब कुछ मैंने एकदम नाप तोल कर जो डाला है। एक काम करती हूँ, अब हलवा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मधु फिर से इंटरनेट पर हलवे की रेसिपी सर्च करती है तो उसे हलवा बनाने की बहुत सारी वीडियोस मिलती है। वो सबसे पहले वीडियो को चलाकर हलवा बनाना शुरू करती है। इसने तो हलवा बनाने के लिए दाल को भिगोया ही नहीं, बस धोकर सुखाकर मिक्सी में पीसकर घी में पका दिया। लेकिन माँ जी ने तो हलवा बनाने के लिए दाल को भिगो दिया है। अब मैं क्या करूँ? दूसरी वीडियो देखती हूँ। मधु के बहुत देर ढूंढने के बाद एक रेसिपी निकलती है और उसके अकॉर्डिंग मूंग दाल का हलवा बनाना शुरू करती है। सबसे पहले मुझे मूंग की दाल को मिक्सी से पीसना है, तो चलो पहले यही करते हैं। मधु मूंग की दाल को पीसने के लिए मिक्सी में डालती है और मिक्सी पर बिना हाथ रखे ही मिक्सी का स्विच ऑन कर देती है, जिसके बाद पूरे किचन में मूंग दाल का पेस्ट फैल जाता है। मधु पूरे किचन को तहस नहस कर देती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं हलवा कैसे बनाऊंगी? मैंने तो पूरी की पूरी दाल को खराब कर दिया। बाहर बैठकर शांति, मदनलाल और विवेक खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मधु बेचारी अंदर अकेली रसोई में क्या कर रही थी। बहू को खाना बनाने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं लग गई। 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक खाना बनकर नहीं आया। थोड़ा सब्र रखिए, आज उसकी पहली रसोई है। नए घर में खाना बनाने में वक्त तो लगता ही है, और वैसे भी मूंग की दाल का हलवा बनाने में तो काफी समय लगता है, इसलिए बहू को खाना बनाने में देर लग रही होगी। हे भगवान, अब हलवा कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, मैंने सबसे पहले जो वीडियो देखी थी उसे देखकर ही हलवा बनाती हूँ। उसमें दाल को बिना भिगोए ही हलवा बनाया था, लेकिन आखिर मूंग की दाल रखी कहाँ पर है? अब मुझे सबसे पहले मूंग की दाल ढूंढनी पड़ेगी। मधु पूरे किचन में मूंग की दाल का डब्बा ढूंढने लगती है। तभी आटे से भरा हुआ डब्बा मधु के ऊपर आकर गिरता है, जिससे मधु पूरी तरह आटे से भर जाती है। डिब्बा गिरने की आवाज बाहर भी सभी को सुनाई देती है। लगता है रसोई में कुछ गिर गया। बहू, रसोई में सब ठीक तो है ना? अगर मेरी मदद चाहिए हो तो मैं आ जाती हूँ। हे भगवान, अगर माँ जी अंदर आ गई और उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। बहू, मैं आऊँ क्या? नहीं माँ जी, सब कुछ ठीक है। वो चीनी का डिब्बा नीचे गिर गया था, उसी को ठीक कर रही थी। बाकी सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में हलवा बन जाएगा। अच्छा ठीक है बहू। अब सबसे पहले मुझे इस दाल को धोना है, जल्दी से इसे धो लेती हूँ। तब तक कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। मधु मूंग की दाल को धोकर कपड़े से पोंछ लेती है। इस बार इसे मिक्सी में अच्छी तरह पीसूंगी। अगर इस बार भी कोई गड़बड़ हुई तो पक्का सब लोग अंदर ही आ जाएंगे। इस बार मधु मिक्सी के ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके मूंग दाल को पीस लेती है। वो गरम गरम घी में पिसी हुई मूंग की दाल को डालकर भूनना शुरू करती है। वैसे इसको भूनती हुई खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। शायद हलवा भी बहुत ही अच्छा बनेगा। आज तो सब लोग मेरी तारीफ करते ही रह जाएंगे। लेकिन मुझे इसके अंदर चीनी कितनी डालनी है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। मधु दोबारा से वीडियो प्ले करके उसमें चीनी की क्वांटिटी देखने लगती है, लेकिन इंटरनेट स्लो होने के कारण वही क्लिप 2 बार प्ले हो जाती है और मधु हलवे के अंदर 1 कटोरी चीनी की जगह 2 कटोरी चीनी मिला देती है, जिससे हलवे का स्वाद कुछ ज़्यादा ही मीठा हो जाता है। ये डाल दी मैंने इसके अंदर 2 कटोरी चीनी और 2 कटोरी दूध। अब जाएगा इसके अंदर बहुत सारा खोया और ड्राई फ्रूट्स। मधु जैसे तैसे करके हलवा बनाकर भी तैयार कर लेती है, लेकिन अब बारी आती है पूरियां बनाने की। जिस लड़की ने आज तक रोटियां बनाने के लिए कभी अपने हाथ में बेलन नहीं उठाया, उसे कोई अगर पूरियां बनाने को कहते तो पूरियों का क्या ही हाल होगा।
इसके लिए तो सबसे पहले मुझे आटा लगाना पड़ेगा। जिंदगी में आज तक ब्रेड सैंडविच बनाने के अलावा कभी तवे का यूज ही नहीं किया और आज सीधे कढ़ाई के अंदर पूरियां तलनी पड़ेगी। मधु जैसे तैसे आटा गूंथ कर पूरियां बेलनी शुरू कर दी है तो उनका आकार कुछ अजीब सा ही बन जाता है। हे भगवान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन से देश का नक्शा है। अगर मैं बाहर इन पूरियों को लेकर गई तो सबको पता चल जाएगा कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, इस कटोरी से पूरियों को गोल आकार में काट लेती हूँ तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मधु बेली हुई सभी पूरियों को कटोरी से गोल आकार में काट लेती है। पूरियों को तलते हुए कुछ पूरियां तो अच्छी बनती है, लेकिन कुछ पूरियां जलकर बिल्कुल काली हो जाती है। चलो शुक्र है, कम से कम खाना तो बनकर तैयार हुआ। अब जल्दी से खाने को परोस देती हूँ, सबको बहुत भूख लगी होगी। मधु डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। खाना बनाने में कुछ ज्यादा ही देर लग गई बहू। अरे, क्या आप भी फिर से वही बात लेकर शुरू हो गए? बहू खाना बनाकर ले आई है ना, तो खाना खा लीजिए। मधु सबको थाली में खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सब लोग खाने का पहला निवाला खाते हैं तो उन्हें खाने का स्वाद कुछ समझ ही नहीं आता। ये कैसे छोले हैं? मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे छोले कभी नहीं खाए। इतने खट्टे, और इसके अंदर तुमने मीठा भी डाला है, साथ में इसमें नारियल का भी टेस्ट आ रहा है। मुझे बताओगी कि आखिर तुम बनाना क्या चाहती थी? जी, मैं तो छोले ही बनाना चाहती थी। वो क्या है ना, मेरी माँ हमेशा साउथ इंडियन स्टाइल के ही छोले बनाती थी, तो उसके अंदर खट्टा मीठा नारियल का दूध सब होता था, इसलिए मुझे तो ऐसे ही छोले बनाने आते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मैं दोबारा दूसरे तरीके से बना दूंगी। नहीं नहीं, रहने दो। एक बार का खाना ही तुम 3 घंटे में बना कर लाई हो। अगर दोबारा खाना बनाने चली गई तो शाम ही हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, बहू का आज पहला दिन है ना, तो हो जाता है। कोई बात नहीं, मूंग की दाल का हलवा है ना, इसके साथ गरम गरम पूरियां खा ले। अच्छा ठीक है। सब लोग जैसे ही हलवा खाते हैं तो हलवे के अंदर डाली हुई डबल चीनी की वजह से उनका मुंह ही चिपक जाता है। अरे बहू, ये कैसा हलवा बना दिया? तूने 2 बार का मीठा एक बार में ही डाल दिया क्या? एक तो पहले ही मुझे डायबिटीज है, ऐसा हलवा खाऊंगा तो परलोक सिधार जाऊंगा। हाँ बहू, हलवे में मीठा कुछ ज्यादा ही हो गया। तूने आज पहली बार हलवा बनाया है क्या? हलवा ही नहीं, मुझे तो लगता है इसने जो कुछ भी बनाया है वो आज सब पहली बार ही बनाया है। ये देखो, आधे से ज्यादा पूरियां तो जलकर काली हो चुकी हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं इस खाने में से क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। मैं तो ऑफिस जाकर ही नाश्ता कर लूंगा। सॉरी, अब तो लंच ही करना पड़ेगा। मैं चलता हूं। मैं भी बनवारी लाल के यहां से ही कुछ खा कर आता हूं। चल बेटा, मैं भी तेरे साथ ही चलता हूं। वो दोनों तो घर से निकल जाते हैं, लेकिन तभी शांति मधु से कहती है, ये सारा खाना देखकर मुझे ये तो अच्छी तरह पता लग गया कि तुझे खाना बनाना तो नहीं आता बहू। अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो माँ जी, मुझे लगा अगर आप सबको इस बारे में पता लगा तो पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसमें सोचना क्या है, खाना बनाना ही तो नहीं आता, मैं सिखा दूंगी। अब से 1 महीने तक हर रोज मैं खाना बनाऊंगी और तू मुझसे खाना बनाना सीखियो। फिर तुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी सास का इतना अच्छा बर्ताव देखकर मधु बहुत खुश होती है और उसकी सास उसे अच्छी तरह खाना बनाना सिखा देती है। लेकिन मधु ने जो अपने ससुराल के पहले दिन किया वो हमेशा के लिए सबको याद रह जाता है।